जैम चौक पर भारत चीन का डिसएंगेजमेंट पूरा, सूत्रों के हवाले से खबर। भारत चीन मिलकर जल्द शुरू करेंगे गश्त। लेकिन ये क्या हो रहा है सर, चाइना और भारत में तो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इस नई डेवलपमेंट को? मैं बता दूं कि इंडिया ने ये तय किया है कि अब किसी भी ममालिक को शामिल करने के लिए तमाम ममालिक का कंसर्न इत्तेफाक जरूरी है। अभी तक किसी कंट्री ने डायरेक्टली इंडिया को ना नहीं कहा। इंडिया अकेला अप्लाई करता है ना कि ठीक है जापान को छोड़े, ब्राजील को छोड़े, देन इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्रीज टू, जब देखते हैं क्या होता है। इंडिया हैज टू शो द वर्ल्ड व्हाट इट विल डू नाउ इफ इट वाज इन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर इंडिया, ये दो जंगों में मैं शुरू से कह रहा हूं, इफ इंडिया वाज मोर एक्टिव इन ब्रिंगिंग पीस। देखिए दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी दोनों इजरायलीज और फलस्तीन इज्जत करते हैं, वो इंडिया है। स्टेटमेंट से मुझे समझ आ गया कि आपको बड़ा दुख है कि ये क्या हो गया, ये समझौता कैसे हो गया। तो ये जो समझौता हुआ है मैडम, आपको साइड में रखकर ही हुआ है। अगर बीच में डाला होता तो कभी समझौता होता ही नहीं। अब कुछ लेन देन तो ऑब्वियसली यहां पर हुआ होगा, उसके हिसाब में कोई इतनी क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है, बट दैट इज हाउ द गेम इज प्लेड, सो वन मस्ट रियली नॉट फ्रेट ओवर इट। साहब किस तरह से शी जिनपिंग के थोड़े पंख अभी कट गए हैं, क्योंकि ये एक्शन जो शुरू हुआ था 2020 में बिना शी जिनपिंग के अप्रूवल के नहीं हो सकता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ये जो हो गया है अब, ये शोडाउन है। मैं शुरू में बता दूं आपको, एक बॉम्ब गिरने वाला हूं आपके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया है कि हम जो करेंगे इस एरिया में वो हम देखेंगे, तुम उधर साउथ चाइना सी में जो करोगे वो तुम देखोगे। हम जहां पे जो करने वाले हैं, जो योगी जी ने बोला था अगले 6 महीने में हम कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि अब 1-2 महीने रह गए हैं, हो ही जाएगा। तो उसके लिए चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो चाइना ताइवान में एक एरिया में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा तू भी पीछे हट, मैं भी पीछे हटता हूं, अब तो मिलकर अपना अपना काम करते हैं। तो बहुत अच्छी एक मूव है। जो आपने बोला कि ये कितनी देर तक रहेगा, चाइना कभी भी पीछे नहीं हटता है, ये आपको भी मालूम है। कम्युनिस्ट ने जब भी अगर कोई कदम उठाया है, पीछे नहीं हटा सकता कोई भी आ जाए। लेकिन अगर चाइना खुद पीछे हटा है और पहले उनको हटाया है, उसके बाद जब हमने देख लिया कि यहाँ उनके ट्रूप्स पीछे हो गए हैं, उन्होंने अपने जो टेंट्स लगाए थे, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद हम पीछे हटे हैं। डिप्लोमेसी में कभी भी ये काम नहीं होता है। वो होता है कि हम अगर 2 कदम पीछे हट रहे हैं, आप भी 2 कदम पीछे हटेंगे। लेकिन हमने बोला कि जो ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर, चाइनीज के ऊपर, वो 0 है और इसलिए पहले आपको ही हटना पड़ेगा। और चाइना मान गया है इस चीज के लिए। आपको हैरानी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि चाइना पीछे हटा है, हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि हटा क्यों है, और वो भी सारी वो टर्म्स जो भारत रख रहा है उनके सामने, उसके बाद पीछे हटे हैं। ये सबसे बड़ी मूव है और ये शायद मोदी जी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन है जो चाइना के ऊपर हमने दिखाई है। और इसमें मोदी जी का अकेले का कमाल नहीं है। आरजू जी, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी अकेले काम नहीं करते। एक तो जबरदस्त टीम रखी है उन्होंने, और कई कुछ पिक्चर्स होती हैं जो आपको बयान करती हैं कि क्या हो रहा है। बयान थी एक पिक्चर जो इंटरनेट को उसने हिला के रख दिया। वो था पुतिन साहब के सामने अजीत डोभाल अकेले बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पुतिन साहब को इंग्लिश नहीं आती, डोभाल जी को रशियन नहीं आती, लेकिन दोनों बात कर रहे हैं और वो भी अकेले। ये कभी नहीं होता है कि पुतिन साहब कभी भी अकेले बैठे अपनी टीम के बिना, और सामने कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं था, एक एनएसए के साथ अकेले मीटिंग करते हैं। और उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद चाइना अनाउंस करता है कि हम बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार है। 4 साल के बाद, इतनी सर्दियां यहाँ पे ठंड में मरने के बाद, यहाँ पे लोग रोते थे इनके चाइनीज कि हमने बॉर्डर पे नहीं जाना है, और अब पीछे हट गए हैं। मुझे लगता है उसका रीजन 3-4 है। एक रीजन तो ये था कि सर्दी में 4 साल तो इन्होंने अपने टांगे गलवा ली, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो सीजन आर्मी है, इन्हें आदत है -50 डिग्री में रहने की, चाइनीज को नहीं है, इसलिए पीछे हटना ही बेटर था। लेकिन अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले इसलिए नहीं था बिकॉज इनको लगता था कि शायद 2024 में मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी वापस आ गए हैं। अब इनको लगता है कि 5 साल और इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि पीछे हट जाया जाए। दूसरा, अमेरिका और यूरोप
इनको लगता था कि किसी तरीके से हो सकता है कि दोबारा रिवाइव कर जाएंगे, उनकी इकोनॉमीज रिवाइव करेंगी तो चाइना को कुछ ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। अभी यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगी है चाइना के अंदर, इस वक्त चल रही है। आपको सुनकर भी हैरानी होगा, पहली बार मैं देख रहा हूं, मैं यहाँ पे खुद 14-15 साल से रहता हूं, मैंने कभी भी देखा नहीं है कि एग्जीबिशन के अंदर अमेरिकन एंड यूरोपियंस आपको नहीं दिखते हैं। यहाँ पर आपको ईरानी दिखेंगे, रशियन दिखेंगे, भारतीय दिखेंगे, और कहीं ना कहीं एक दो जिहादी पाकिस्तानी भी दिख जाते हैं आपको, लटके पटके कहीं आ जाते हैं, पैसे तो होते नहीं है। तो ये जो हालत है चाइना की, इनको पता लग गया कि अगर हमें कोई बचा सकता है फ्यूचर में जाकर वो भारत ही है, इसलिए पीछे हटना ही बेटर है ताकि हमारी इकोनॉमी चलती रहे। चाइना जो ब्लॉक कर रहा है इंडिया को, वो डायरेक्टली इंडिया को नहीं ब्लॉक कर रहा है, वो जापान को ब्लॉक कर रहा है। तो वो जापान को ब्लॉक करने से वो G4 का प्रपोजल रुक जाता है। देखिए, अभी तक किसी कंट्री ने डायरेक्टली इंडिया को ना नहीं कहा। हाँ, अगर इंडिया अकेला अप्लाई करता है ना कि ठीक है जापान को छोड़े, ब्राजील को छोड़े, देन इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्रीज टू, जब देखते हैं क्या होता है ना। अगर सिर्फ ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज गोइंग विद जर्मनी, और फिर लोग भाई ग्लोबल साउथ को जर्मनी को क्यों दे भाई? ऑलरेडी वेस्ट यूरोप के पास 2 न्यूक्लियर पावर्स है, उनके पास 2 वीटो पावर्स हैं, बर्तानिया और फ्रांस। यूरोपियन यूनियन के पास फ्रांस है, तो जर्मनी को देने से क्या फायदा? और वैसे भी जर्मनी क्या कर लिया? देखिए, सेकेंडली सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म, वो अपना इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि देयर आर मेनी पीपल हु कैन ब्लॉक। अगर आप 5 से लेके अगर आप 9 ऐसे मुल्क लेकर आ जाते हैं हु कैन ब्लॉक थिंग्स, तो दैट विल बिकम लेस इफेक्टिव, नॉट मोर इफेक्टिव। सो यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ इन। So India has to show the world what it will do now if it was in Security Council. अगर इंडिया ये 2 जंगों में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, if India was more active in bringing peace. देखिए, दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी दोनों इजरायलीज और फलस्तीन इज्जत करते हैं, वो इंडिया है। There is no other country which enjoys the respect of Arabs as well as ज्यूज जितना इंडिया एंजॉय करता है। अमेरिका की भी उतनी इज्जत नहीं है फलस्तीन में, सिर्फ इजराइल में है, राइट? और कोई मैटर नहीं है जिसके कारण ये पीछे हटे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए ऊपर से इकोनॉमी की हमारी जरूरत है, इसलिए ये पीछे हटे हैं। और डिप्लोमेसी ऑफ मोदी जी एंड हिज टीम विच वॉज रिमार्केबल, जिसके कारण ये कारनामा हुआ है। और आखिरी चीज, हमने इसके बीच में पाकिस्तान को नहीं आने दिया। लेकिन हम चले जाएंगे सर, हमें जो है वो कोई रोक नहीं सकता, ये तो आप जानते ही हैं। मगर ये जरूर है कि अमेरिका की तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका थोड़ा सा परेशान ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि जब चाइना भी साथ है और अभी रशिया भी साथ है, अभी आपने देखा जो ब्रिक्स में जैसे सब दिखाई दिए, तो उसमें आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो अभी ना सही इलेक्शंस के बाद क्या अपनी पॉलिसीज रख सकता है? पहले तो आप लोगों को एक बोला था कि हम पहुंच जाएंगे। मुझे मालूम है आप ऑलरेडी पाकिस्तान वाले चाइना पहुंच गए हैं 1.4 बिलियन डॉलर की भीख और मांगने के लिए, लेकिन चाइना ने मना कर दिया है, वो आपको नहीं देने वाला। तो इसलिए आप पहुंच भी रहे हैं, तो लेकिन सुन नहीं रहा कोई भी। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका वालों ने बोल दिया कि भाई, पहले उनको लगता था कि चाइना और भारत के बीच में जो ये 4 साल से स्टैंड ऑफ है, ये कहीं ना कहीं एस्केलेट होगा तो कोई लड़ाई होगी, यहाँ पर कोई ना कोई लोग मरेंगे, तो एक पॉलिटिकल एक मनूवरेबिलिटी होगी, अपने हथियार बेचे जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। इतना खूबसूरती से बिना किसी को इंटरवीन किए ये चीज हो गई है। अमेरिका परेशान है कि हम तो यहाँ पे युद्ध चाहते थे, युद्ध हुआ नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर डी एस्केलेशन हुआ है, उसके अगले ही दिन अमेरिका के डीप स्टेट ने ताइवान को $2 बिलियन के हथियार भी बेच दिए। ताइवान बोलता है कि भाई मैंने तो हथियार मांगे नहीं, आप मुझे हथियार क्यों बेच रहे हो? तो वो हथियार बेचे इसलिए गए हैं, बेचे नहीं है, भेजे हैं कि पैसे मत देना यार, तुम हथियार रख लो, ताकि चाइना को थोड़ा सा तंग किया जाए और चाइना को लगे कि यार ताइवान को पैसे, इन्होंने हथियार दे दिए हैं, अब मुझे यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।